हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोमयोंग की तलवार आरो की तरफ होती है और वो आरो से कहता है कि तुम कौन हो। आरो मोमयोंग से डरते हुए पीछे हो रही होती है। मैकजॉन भी उसे देखता है तो कहता है कि बेवकूफ लड़की। मोमयोंग कहता है कि बताओ कौन हो तुम। तो आरो बस वो मैं ही कर रही होती है। मैकजॉन वहाँ पर आता है और मोमयोंग पे हमला करता है। मोमयोंग आरो को साइड पे करते हुए मैकजॉन के साथ फाइट करने लगता है। फिर मैकजॉन और मोमयोंग के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान मोमयोंग के बाजू पर लग जाती है। फिर मैकजॉन वहाँ से चला जाता है लेकिन मैकजॉन के हाथ का ब्रेसलेट वहीं पर ही गिर जाता है और वही ब्रेसलेट मैकजॉन के राजा होने की निशानी होती है। मोमयोंग उस ब्रेसलेट को देखता है तो पकड़ लेता है। आरो को दिखाते हैं डर की वजह से उसकी टांगे काम ही नहीं कर रही होती और अपनी टांगों को दबा रही होती है और कह रही होती है कि अब उठ भी जाओ, हमें यहाँ से जाना है। आरो एक बैलगाड़ी के पीछे छुपी होती है। बैलगाड़ी चली जाती है तो कहने लगती है कि तुम कहाँ चले गए, तुम तो यहाँ रुक जाओ। फिर आरो मोमयोंग को देखती है तो अपना चेहरा छुपाने लगती है। फिर जब मोमयोंग चला जाता है तो आरो कहती है कि गधे कहीं के दिन में तलवार लेकर लड़ रहे हैं। फिर जब वो लड़ाई कर रहा होता है तो उस टाइम को सोचती है तो कहती है कि लेकिन वो तो कोई हथियारा नहीं लग रहा था। फिर वो जल्दी से अपनी बुक को ढूंढने लगती है जहाँ पर उसने सबके बारे में लिखा होता है। बुक उसके पास ही होती है तो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, पीजू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मोमयोंग को दिखाते हैं जो भागते हुए मैकजॉन को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर मैकजॉन पाहो के साथ होता है। पाहो कहता है कि क्या कहा आपने, आपका वो ब्रेसलेट खो गया। वो ब्रेसलेट तो आपके राजा होने की निशानी है। तो मैकजॉन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मेरी आवाम को थोड़ी ना पता है कि मैं राजा हूँ। पाहो कहता है कि मुझे आप जान से मार दीजिए, मैं आपकी अच्छे से हिफाजत नहीं कर सका, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो मैकजॉन कहता है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरी हिफाजत कौन करेगा, और अगर मेरी माँ किसी को भी ना बताए कि मैं महाराज हूँ तो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं महाराज हूँ। तो पाहो कहता है कि क्या ये सब कुछ कहना जरूरी है महाराज, आप प्लीज मुझे डराइए ना। तो मैकजॉन कहता है कि अरे तुम भी ना। फिर वहीं बैठे दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है महाराज अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते और मैंने तो ये भी सुना है कि वो नामर्द है और अपनी अकल से पैदल है। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, शायद इसलिए तो महारानी सब कुछ संभालती हैं और मुझे तो डर है कि किसी दिन वो आदमी यहाँ पर ना आ जाए और अपने महाराज होने का रोब न जमाए। और फिर वो दोनों यूं ही हंसने लगते हैं। पाहो गुस्से से खड़ा हो जाता है। तो मैकजॉन कहता है कि क्या हुआ, बैठ जाओ, और वैसे भी ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और काश कि मैं सच में नादान और नामर्द होता। और फिर वो क्वीन जीसू की बात को याद करता है जब वो कहती है कि ये सब कुछ मैं तय करूंगी कि तुम्हें दुनिया के सामने कब लाना है, तुम्हें तब तक चुप कर रहना होगा। और जब मोमयोंग कह रहा था कि तुम्हारी छुपने की आदत है ना और तुम अपना चेहरा दिखाने से डरते हो, मैकजॉन कहता है कि सब सही कहते हैं, सबसे छुपना मेरी आदत बन चुकी है। फिर हमें होरांग मास्टर को दिखाते हैं जो गुस्से में बैठे होते हैं। पीजू उन्हें देखता है तो कहता है कि अरे ये क्या है, तुम्हारा सुबह से ये मुंह ऐसे बना हुआ है और क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि दुकान का ख्याल रखना, मैं तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में रहने देता हूँ, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। तो पीजू कहता है कि क्या बकवास है गहरी सोच, वैसे तुम्हें मेरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब बस देखना वो आती ही होगी। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि कौन आती होगी। तो पीजू कहते हैं कि जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो इस शहर के सबसे अच्छे नौजवानों की जानकारी लेकर वो आती ही होगी। आरो को दिखाते हैं जो आकर बहुत सारा पानी पी रही होती है। तो होरांग मास्टर कहते हैं क्या ये वही जासूस है जिसको तुमने काम दिया था। तो पीजू कहते हैं कि लगता है काम करके थक गई होगी बेचारी। आरो पानी पीती है और कहती है कि मुझे माफ करना, आज मेरी बहुत ज्यादा भागदौड़ हुई है। और फिर आरो उन्हें अपनी बुक देती है और कहती है कि इसके अंदर शहर के सभी जाने माने नौजवानों के बारे में जानकारी है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि यानी मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी इसमें मौजूद है। और फिर जब वो बुक पकड़ने वाले होते हैं तो आरो उनके हाथ पे आकर थप्पड़ मारती है। होरांग मास्टर अपना हाथ पीछे करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो आरो कहती है कि इसमें जितना गंदा लिखा हुआ है आप वो नहीं पढ़ सकते, इसको मैंने इतनी जल्दबाजी में लिखा है कि बहुत ही गंदा लिखा गया है और इसे मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। तो होरांग मास्टर देखते हैं और कहते हैं कि सही कहा, मैं इससे ज्यादा अच्छा अपने पैरों से लिख सकता हूँ। तो आरो कहती है कि मेरी लिखावट की बराबरी तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, वो तो मुझे चुपके छुपाते हुए लिखना पड़ा इसलिए इतना गंदा लिखा गया था। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आरो शर्मिंदा होते हुए कहती है
है कि ठीक है, इसे समझाने के अब आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे मुझे। तो फिर बताइए आप तैयार हैं या फिर नहीं, और आप फिक्र ना करें, जब मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे अंधेरे कमरे में एक लो जल गई हो और आपको सब कुछ साफ साफ समझ आएगा। तो पीजू और होरांग मास्टर दोनों कहते हैं कि एक जगमगाती लो। फिर आरो उन्हें समझाने लगती है और कहती है कि लेकिन मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो पीजू कहते हैं कि तुम बस समझो कि ये एकदम बेवकूफ है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि हे, तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ? ए ऊपर वाले, काश के मैं लड़कियों को पीट पाता। फिर आरो उन्हें मंत्री के बारे में बताती है, वो मंत्री जो महारानी के साथ हैं और वो मंत्री जो उनके खिलाफ हैं। फिर आरो इन दोनों के बारे में डिटेल से बता रही होती है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ तो मैं जानता हूँ। तो आरो कहती है कि अच्छा आप जानते हैं। तो फिर जो नाम में सर हिला रहे होते हैं। फिर आरो उन्हें सबसे पहले जूयुन के बारे में बताती है। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो 10 में से 9 लोग तो उसी पर फिदा हैं। इसे भी पोजीशन ऑफर की गई थी लेकिन इसे ठुकरा दिया क्योंकि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था और ये कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, हवा की तरह यहाँ से वहाँ होता रहता है। उसकी माँ एक राजा की बहन थी, वो खुद तो एक बहुत बड़े खानदान से है लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। तो होरांग मास्टर सोचने लगते हैं कि वो सबसे कह रहा होगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पिताजी हैं, क्या मैं आपको पिताजी बुला सकता हूँ? आरो कहती है कि वो जब भी ये सवाल पूछता है तो दरबार में बैठे हुए सभी मंत्री डर जाते हैं। और अब मैं आपको और 2 लोगों के बारे में बताती हूँ। कभी आपने गुस्से में घोड़े के बच्चे को बेकाबू होते हुए देखा है? वो दोनों वैसे ही हैं। और फिर आरो उन्हें सूहो और बेनरियो के बारे में बताती है। इन दोनों के पास ताकत है और वो जो चाहे वो पा सकते हैं, ये हर चीज में अव्वल हैं। और इन दोनों में से एक है बेनरियो और ये मंत्री योंगसिल का गोद लिया हुआ बेटा है और मंत्री वोहान का वो असल बेटा है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक साथ 2-2 सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। वो बहुत ज्यादा सुंदर और अक्लमंद है लेकिन वो बेरहम भी है। औरतें ज्यादातर ऐसे शैतानों की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं, वो तो बस अपने काम से ही मतलब रखता है और अपना ध्यान नहीं भटकाता। फिर दोबारा से फुटबॉल खेलते हुए सूहो और बेनरियो को दिखाते हैं। बेनरियो सूहो को गिरा देता है तो सूहो कहता है कि ये क्या तरीका है? तो बेनरियो कहता है कि यही तो तरीका है, अब तुम समझ जाओ। और फिर भागते हुए सूहो बेनरियो को पकड़ता है और उसे गिरा देता है। आरो कहती है कि अगर बेनरियो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो सूहो अपनी बॉडी पावर का। सूहो बेनरियो के ऊपर बैठता है और कहता है कि अब पता चला ना कि जमीन पे गिरना कैसा लगता है। और ये मंत्री सुहोंग का बेटा है जो क्वीन जिसू की तरफ होते हैं। ये बहुत ही लंबा तगड़ा और ताकतवर इंसान है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सुहो तो होरांग मास्टर कहते हैं कि लेकिन क्या? तो आरो कहती है कि वो एक जाना माना दिल फेंक आशिक है। फिर हमें दिखाते हैं कि बहुत सी लड़कियां सुहो के पास आती हैं और बस उसे थप्पड़ ही मार रही होती हैं और कभी कभार तो सुहो खुद ही अपनी गाल आगे कर लेता है कि लो थप्पड़ मार लो। आरो कहती है कि हमारे जिला में 2 तरह की औरतें हैं, एक तो सुहो को अच्छे से जानती हैं और एक जिन्हें सुहो ने धोखा दिया है। इन दोनों के पिता दरबार के बड़े बड़े मंत्री हैं और ये दोनों भी आपस में ग्रुप्स बनाकर लड़ते रहते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और हाँ, एक और आदमी है जो कभी किसी चीज को अपना एम बना ले तो उससे भटकता नहीं है। इसका नाम है हान संग। ये बहुत ही अजीब है, हर चीज में दिलचस्पी लेता है और हर वक्त हंसता रहता है। और इसका एक बड़ा भाई है डैंसी जो हमेशा उस पर नजर रखता है और ये दोनों ही अलग अलग पक्ष में हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि 1 मिनट, तुमने कहा कि ये दोनों भाई हैं तो ये दोनों अलग अलग पक्ष में क्यों हैं? तो पीजू कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग ओहदों पर हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग पक्ष में हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या मतलब? तो आरो कहती है कि इन दोनों के पिता तो एक ही हैं, लेकिन डांसी की माँ उनके महल की एक नौकरानी थी, तो इसलिए इन दोनों में खून का रिश्ता तो है लेकिन इनके ओहदे अलग हैं। तो पीजू कहते हैं कि यानी एक असली खानदानी खून है और एक आधा खानदानी खून है। फिर हमें सूहो और बेनरियो को दिखाते हैं। सूहो फुटबॉल मैच हार चुका होता है। बेनरियो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम फिर से हार गए, अगली बार अच्छे से कोशिश करना। फिर सूहो जोर से चिल्लाता है और कीबो को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा उससे क्यों हार जाता हूँ? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, गेंद फेंक में मैं हर बार क्यों हारता हूँ? और हाँ, इस खेल में हारने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, तो ऐसा क्यों? तो कीबो कहता है कि इसकी वजह कहीं वो तो नहीं। और फिर सूहो देखता है कि सभी लड़कियां बेनरियो और उसकी टीम के पास आ रही होती हैं, उनका पसीना साफ करती हैं और उन्हें हवा देती हैं। आरो कहती है कि इतना
सुनने के बाद आपको मशहूर नौजवानों के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन अभी भी मुझे एक नौजवान के बारे में जानकारी नहीं मिली है। फिर वो मैक्सवेल को सोचती है और कहती है कि अरे नहीं, वैसे भी आपको उसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर बस ये है सारी जानकारी जो मैंने इकट्ठा की। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। और फिर पीजू से कहती है कि मैं अपने बाकी पैसे लेने के लिए बाद में जरूर आऊंगी, तो याद रखिएगा। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आरो वहाँ से चली जाती है तो होरांग मास्टर कहते हैं कि लड़की है तो होशियार, लेकिन कर्ज में डूबी हुई है बेचारी। तो पीजू कहते हैं कि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, मेरा मतलब है कि तुम जानते भी हो कि उसके पिता कौन है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि कौन है जी। तो पीजू कहता है कि वेदांत जी। ये बात 16 आने सच है। उसकी माँ चाहे एक नौकरानी थी, लेकिन उसके बाप वेदांत जी हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। तो तुम्हें जानकर कैसा लगा? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि अच्छा, तो उसके पिता वेदांत जी हैं, लेकिन ये लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। फिर जब आरो घर आ रही होती है तो देखती है कि मोमयोंग उसके घर के बाहर खड़ा होता है। आरो चुप जाती है और कहती है कि ये मेरे घर के बाहर क्या करने आया है? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? कहीं ये मुझे मारने के इरादे से तो नहीं आया? मैं तो बुरी फंस गई। फिर जब वो दोबारा से अपने घर की तरफ देखती है तो मोमयोंग वहाँ पर नहीं होता, तो कहने लगती है कि ये कहाँ गया? आरो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो मोमयोंग उसके पीछे होता है। मोमयोंग उसे कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो आरो डरते हुए कहती है कि अरे नहीं। तो मोमयोंग कहता है कि फिर तुम ऐसे डर क्यों रही हो? आरो कुछ भी नहीं बोल रही होती तो कहता है कि मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम उस आदमी की साथी हो? मुझे जल्दी बताओ। तो आरो कहती है कि वो दरअसल मैं यहीं पर रहती हूँ, ये मेरा घर है, मैं सच कह रही हूँ। तो ये सुनते ही मोमयोंग का गुस्सा कम हो जाता है और वो सोचने लगता है जब आरो उसको खाना देने के लिए आई थी और उसने बताया था कि वो आन जी की बेटी है। तो मोमयोंग कहता है कि इसका मतलब है कि तुम आन जी की बेटी हो। फिर आरो की नजर मोमयोंग के कपड़ों पर पड़ती है। वो मोमयोंग के कपड़े देखने लगती है। मोमयोंग कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? आरो कपड़े देखती है तो कहती है कि ये तो मैंने खुद बनाए हैं, ये तो मैंने अपने भाई के लिए कपड़े बनाए थे। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए? तो मोमयोंग उसे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करता है तो आरो उसे पकड़ती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे पास ये कपड़े कैसे आए? आरो ने यूं ही मोमयोंग को कॉलर से पकड़ा होता है। वेदांत जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आ गई आरो। फिर मोमयोंग को आंजी के साथ दिखाते हैं। आंजी कहते हैं कि अगर किसी को पता चला कि कोई अजनबी यहाँ पर आया है तो उस अजनबी के साथ साथ उसे पनाह देने वाले को भी सजा मिलेगी। मोमयोंग कहता है कि आप फिक्र ना करें, एक बार मैं यहाँ से चला गया तो आप मुझे कभी भी दोबारा नहीं देखेंगे। आंजी कहते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम कह देना कि तुम सियोनियो हो, यानी कि मैकमून, और आरो को भी यही लगना चाहिए कि तुम उसके भाई हो। तो मोमयोंग कहता है कि ऐसा क्यों? तो आंजी कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे और आरो के भाई बनकर रहोगे। तुम्हें आई बात समझ में? तो मोमयोंग कहता है कि आपका दिमाग तो ठीक है, मैं भला क्यों आपका बेटा और उसका भाई बनकर यहाँ पर रहूंगा? आंजी कहते हैं कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम बार बार बेहोश हो जाते हो क्योंकि तुम बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। मुझे तो लगता है कि अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो शाम होते होते तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? खुद की परवाह नहीं है तुम्हें? अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो पहले सही तरह से ठीक हो जाओ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पर रहोगे, और यही मैकमून की ख्वाहिश है। फिर आरो आंजी के साथ होती है तो कहती है कि ये तो वही मरीज है ना जो उस दिन घायल था, और ये अभी तक यहाँ पर क्यों है? क्या इसने पैसे नहीं दिए हैं और इसने मेरे बनाए हुए कपड़े क्यों पहने हैं? फिर आंजी उसे बताते हैं कि वो तुम्हारा भाई है। तो आरो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पिछली बार भी तो हमें लगा था कि हमने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने आज उसको बाजार में देखा था, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। आंजी कहते हैं कि वो आदमी तुम्हारा बड़ा भाई है बेटा, और लॉकेट देते हुए कहते हैं कि उसने ये पहना हुआ था। आरो अपने लॉकेट से उस लॉकेट को मैच करती है। आंजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ जब वो गया था तो तुम्हें कितना दुख हुआ था, और एक बाप अपने बच्चे को हमेशा पहचान लेता है। फिर आरो मोमयोंग के पास आती है। आरो को देखकर मोमयोंग को मैकमून की बातें याद आती हैं। मैकमून कहता है कि वो तो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और अब तक तो वो बहुत बड़ी हो चुकी होगी, शायद मेरे कंधे तक आती होगी। तो मोमयोंग कहता है कि लगता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। तो मैकमून कहता है कि हाँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है और मैं
चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपनी बहन को देख सकूं। आरो सबसे पहले मोमयोंग की टांग देखती है और कहती है कि यहाँ पर तो कोई निशान नहीं है। तुम एक बार झरने में गिर गए थे और तुम्हारी टांग में पत्थर फंस गया था, लेकिन यहाँ पर वो निशान नहीं है। और फिर मोमयोंग का कंधा देखती है और कहती है कि यहाँ पर भी निशान नहीं है। एक बार तुमने मधुमक्खी के छत्ते को छुआ था और तुम मरते मरते बचे थे। मोमयोंग कहता है कि मधुमक्खी के डंक का निशान भला इतनी देर तक रहता है क्या? तो आरो कहती है कि फिर बाकी चोटों के निशानों का क्या? मोमयोंग कहता है कि अगर छोटे जख्मों पर बड़े जख्म लग जाएं तो उनके निशानात चले जाते हैं। आरो कहती है कि तुम्हारी आंखें, नाक, मुंह कुछ भी मेरे जैसा नहीं है। मोमयोंग आरो के आंसू साफ करता है तो आरो उसका हाथ पीछे कर देती है। मोमयोंग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा कुछ भी तुम्हारे जैसा नहीं है। आरो रोने लगती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं तुम मेरे भाई हो या फिर कोई और, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई और भी यहाँ पर आया था और उसने कहा था कि वो मेरा भाई है। और तुम्हारे पास मेरा जैसा लॉकेट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम ही मेरे भाई हो। मोमयोंग आरो को पकड़ता है और उसके पीछे कंधे पर निशान देखता है और कहता है कि तुम्हारी चोट का निशान तो अब भी वैसा ही है। आरो कहती है कि बचपन में सबको चोट लगती है और सबके निशानात रह ही जाते हैं, तुम मेरा भाई होने का ड्रामा मत करो। मोमयोंग कहता है कि अपने बचपन के बारे में कुछ पूछना हुआ तो तुम मुझसे पूछ लेना, मुझे आज भी सब कुछ याद है जो शायद तुम्हें याद ना हो। और भी यूं ही बस आरो मोमयोंग को देखने लगती है और यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।